Now next topic is the rotational invariance of space. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो हमारी स्पेस है वो स्पेस रोटेशन से जब हम उसमें घूमते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को घूमते हैं, उसकी रोटेशन करते हैं, तो उससे भी उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लगती। जैसे हमने कल लीनियर इनवेरिएंस की बात करी थी कि अगर हम किसी बॉडी को स्पेस में मूव करवाते हैं तो स्पेस खुद से कोई फोर्स नहीं लगाती, ये चीज हमने पढ़ी थी। अभी हम आज करने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशनल इनवेरिएंस ऑफ स्पेस, और रोटेशनल इनवेरिएंस ऑफ स्पेस से हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूव करेंगे। एंगुलर मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी जो रोटेशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब वो भी कंजर्व होता है, हमें पता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, उसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज रोटेशनल इनवेरिएंस ऑफ स्पेस एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आप याद रखोगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूव करने के लिए स्पेस की ये प्रॉपर्टी चाहिए हमें। देखो, हमने उस दिन ये समझा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या दो पार्टिकल्स को लीनियरली डिस्प्लेस करें, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, उनमें कुछ सेपरेशन आ रहा है, उनको हमने लीनियरली डिस्प्लेस किया, उनको डिस्प्लेस करने से इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो चेंज नहीं होती। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी की हमने फॉर्म बनाई थी, दैट वाज U x1, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। और ये इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी थी जो सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन पे डिपेंड करती है, और बॉडीज को लीनियरली डिस्प्लेस करने से पोटेंशियल एनर्जी पर इफेक्ट नहीं पड़ता था। उसी से फिर हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव किया कि भाई जो फोर्स ऑन वन पार्टिकल है दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल। और अगर आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है तो वहां से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव कर सकते हो, वो भी मैंने साथ में प्रूव कर दिया था। आज हमने रोटेशनल इनवेरिएंस में ये बात करना है कि अगर हम इन पार्टिकल्स को घुमा दें, उस दिन हम लीनियरली डिस्प्लेस कर रहे थे, आज हम इनको रोटेशनल मोशन देंगे। इनको किसी एंगल थीटा से अगर हम रोटेट करते हैं तब भी जो स्पेस है वो इन पार्टिकल्स पर अपने आप कोई फोर्स नहीं लगाती। मतलब जो प्रॉपर्टीज, जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन में है, अगर हम इनको ओमेगा एंगल से घुमा देंगे या थीटा एंगल से घुमा देंगे, रोटेशन यहां पर कर देंगे पार्टिकल्स की, तब भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जो स्पेस है वो खुद से उस इंटरेक्शन फोर्स को चेंज नहीं करती। इसको बोलते हैं कि पार्टिकल्स को रोटेट करने से स्पेस के अंदर उन पे फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है। इस चीज को बोलते हैं रोटेशनल इनवेरिएंस ऑफ स्पेस। मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूं ताकि अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़े कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशनल इनवेरिएंस ऑफ स्पेस तो आप लिख पाओ, ठीक है। तो लेट अस राइट by rotational invariance of space we mean that the potential energy of interaction मतलब फोर्स, ठीक है, of interaction between two particles does not change if the position coordinates of both the particles are rotated. About any axis, ठीक है, कोई भी एक्सिस आप ले सकते हो। अब इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है रोटेशनल इनवेरिएंस को? U is a function of R1 vector
comma r2 vector. These are the position vectors of these two particles with respect to origin, जहां पर भी हमने origin माना हुआ है। अब हमने क्या किया, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को, पोजीशन वेक्टर्स को घुमा दिया किसी एंगल से। तो जब हम घुमा देंगे तो हमारे पास नया u आ जाएगा, उस नए u में एक कांस्टेंट फैक्टर आएगा घुमाने से, वो ओमेगा मान लेंगे हम। तो अभी r1 की जगह हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर बनेगा दैट विल बी ओमेगा टाइम्स r1, ठीक है, ओमेगा टाइम्स r1, और दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ओमेगा टाइम्स r2 वेक्टर। तो हियर ओमेगा इज सम कांस्टेंट, इट रिप्रेजेंट्स द रोटेशन। हियर ओमेगा इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, हाँ ठीक है, कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट्स rotation of r1 vector and r2 vector। तो इन दोनों की रोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है बाय सम एंगल, कोई एंगल ले सकते हैं थीटा, अबाउट ए गिवन एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर रोटेशनल इनवेरियंस की पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्म है वो जो पहले थी u r1 वेक्टर कोमा r2 वेक्टर, और इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे ये उसके बराबर ही आएगी कि नाउ वी हैव टू चूज u in such a way that it holds for both लीनियर यूनिफॉर्मिटी जो लास्ट केस में की थी एंड रोटेशनल इनवेरियंस। तो वो जो u है उसको हम r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का फंक्शन बोलेंगे, वेयर r1 माइनस r2 इज दिस डिस्टेंस r, सेपरेशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे इमेजिन करो तो आपको पता है कि पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर हो गया, दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर हो गया, एंड दिस वेक्टर विल बी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, तो वो हमें यूज फॉर्म में बनाना है, सेपरेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, याद रखना इस तरह की फॉर्म, और r1 माइनस r2 को हम r मान लेते हैं, जो डिस्टेंस चाहिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो u इज फंक्शन ऑफ r, वेयर r इज द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो नाउ दिस r विल सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस, नहीं मतलब r नहीं, दिस u विल सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हेयर स्मॉल r इज एक्चुअली r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये भी साथ में लिख लेते हैं। Okay, now this kind of potential energy, ये जो अभी हमने कंसिडर करी है, depends on the separation between two particles. Small r is the separation ना, तो it depends upon separation between टू पार्टिकल्स, सिर्फ सेपरेशन पे, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पार्टिकल्स। मतलब r1 वेक्टर और r2 वेक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, उन पे उसका इंडिपेंडेंट होगा। तो एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ r1 वेक्टर कोमा r2 वेक्टर, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। अब इस तरह के पोटेंशियल के लिए हम फोर्स लिखना चाहते हैं, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे लिखते हैं। लेट अस राइट ऑन द नेक्स्ट शीट फोर्स का फॉर्मूला फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट अस राइट फॉर सच ए पोटेंशियल, जो भी हमने कंसिडर किया, वी विल राइट फोर्स। ठीक है, तो वो फोर्स आ जाएगी F21 vector, the force on second due to 1 is minus partial u by partial r1
आर कैप, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को ना हमें डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट आर के विद रिस्पेक्ट टू, तो हमारे पास फोर्स आ जाती है। ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, ये वहां से आई है क्वेश्चन, पहले भी हमने यूज करी थी। अब इसको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर लेके जाना है। देखिए R1 क्या है, एक बार इसको देख लें। ये हमारा ओरिजिन है ना, तो यहां पर पार्टिकल पड़ा हुआ है, पहला पार्टिकल, उसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, ठीक है, R1 वेक्टर। तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जो इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है जो भी इसकी, जब हम उस पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस R1, देन वी विल गेट द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। दिस इज द फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2। इसको याद रखना, नोटेशन कुछ इस तरह से ली गई है, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, अब इसको इन टर्म्स ऑफ R लेके जाना है। R यहां पे है, यहां दूसरा पार्टिकल है, उसका मास m2 है और उसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। चलिए, तो ये स्मॉल r है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल r से डिवाइड, पार्शियल r से मल्टीप्लाई, पार्शियल u बाय पार्शियल r ऐसे लिख देंगे इसको, और पार्शियल r बाय पार्शियल r1 अलग कर देंगे। ये दूसरा वेरिएबल है विच इज द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, ये वहां से आया। ओके, नाउ दिस थिंग इज f ऑफ r, तो हम इसको लिख देंगे F21 इज इक्वल टू, मैं बता रहा हूं कितना f ऑफ r क्या है, दिस इज द फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, इसको हम f ऑफ r बोल देंगे। f एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r का फंक्शन है, तो ये चीज f ऑफ r है। और बाकी जो बचा हमारे पास उसको ऐसे ही लिखेंगे, पार्शियल r बाय पार्शियल r1 r क्या, इस तरह से लिख लेंगे इसको। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस थिंग, वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कैलकुलेट कर रहा हूं कलर चेंज करके। देखिए, स्मॉल r हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये सेपरेशन, ठीक है। इस तरह से पोजीशन वेक्टर बनाएंगे ना, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, हेड माइनस टेल वाला वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल r है बच्चे, ये मैंने यही माना था स्मॉल r। तो यहां से पार्शियल r बाय पार्शियल r1 इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल r1 ऑफ r1 माइनस r2, ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेकर आऊं, ठीक है, दोनों के। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी डेरिवेटिव 0 है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू r1 डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसका डेरिवेटिव 1 है, तो पार्शियल r बाय पार्शियल r1 इज 1 एक्चुअली। तो इसको पुट कर देंगे, तो F21 इज f ऑफ r इंटू r क्या, ठीक है, ये यहां से आ गया। अब सिमिलरली दूसरे पार्टिकल की फोर्स भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं क्या होता है। सिमिलरली F12 लिखना भी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सेम इसी एक्सप्रेशन से हम बनाएंगे। अब आपको दूसरे पोजीशन वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल r2 r क्या, ठीक है। ये एक्चुअल रिलेशन है हमारे पास ना, ये फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये वो एक्सप्रेशन है। अब इसमें भी हमने वही चीज करनी है, माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल r अलग रहने देना हमें, और इसको पार्शियल r से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पार्शियल r से डिवाइड कर दिया, नीचे पार्शियल r2 बचा इनटू r क्या। अब इसमें ये वाला जो फैक्टर है, दिस इज अगेन द फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, f ऑफ r, f एज द फंक्शन ऑफ r, और उसके साथ ब्रैकेट में ये चीज बची है, इसकी वैल्यू -1 है। यू कैन सी कैसे -1 है, देखिए हमारे पास पार्शियल r बाय पार्शियल r2 है ना, ये यहां फिर से स्मॉल r की वैल्यू देखो, स्मॉल r की वैल्यू r1 माइनस r2, तो विद रिस्पेक्ट टू r1 डिफरेंशिएशन 0 होगी क्योंकि ये कांस्टेंट अभी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू r2 कर रहे हैं, तो r1 की डिफरेंशिएशन 0, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी वो -1 आएगी, तो वो -1 यहां पे आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन ए, दिस इज योर इक्वेशन बी, यहां से दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी। तो यहां से हमें ये चीज पता चली है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, जैसे पहले भी पता था, बट दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, मतलब सेंट्रल फोर्सेस हैं।
ये आर आ रहा है ना, दिस फोर्स इज फंक्शन ऑफ आर। फंक्शन ऑफ आर का मतलब है इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पार्टिकल, सेपरेशन का फंक्शन है। और जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है G(m1 m2 by r square), r सिर्फ सेपरेशन होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है K(q1 q2 by r square), r इज ओनली सेपरेशन। वो चीज हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक तो ये आ जाएगा कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी। एक तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि दीज फोर्सेस आर ऑफ फॉर्म एंड दीज फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस मतलब दे आर द फंक्शन ऑफ आर, दैट इज F इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ स्मॉल r, where small r is the separation between two particles। ये चीज पता लग गई हमें। अब अगर ये सेंट्रल फोर्सेस हैं तो what will be the torque due to these forces, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कितनी बार, कि अगर ये सेंट्रल फोर्सेस हैं then the torque due to this central force is actually 0, ठीक है। तो let us prove that also। the torque for such a force, ये जो फोर्स होती है इसके लिए जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होगा। एफ की जगह एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर, उसके साथ आर कैप भी है, ये हमने लिखा है ना। तो ये भी आर वेक्टर है, ये भी आर कैप है, डायरेक्शन सेम है। जैसे ग्रेविटेशन के केस में हमारे पास सन होता है और प्लेनेट यहाँ पे घूम रहा होता है, तो प्लेनेट के ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर, है ना। फोर्स की डायरेक्शन भी यही होती है और हमारा आर कैप भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो एंगल दोनों में जीरो होता है। नाउ इफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज जीरो एंड वी आर कैलकुलेटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर आ जाएगा जीरो। साइन जीरो इज जीरो, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ आर बाहर कर लिया हमने और आर क्रॉस आर कैप कर दिया, इनमें एंगल जीरो है, थीटा इज 0 डिग्री, देयरफॉर टॉर्क इज 0। बस यही प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये सेंट्रल फोर्स थी। अगर सेंट्रल फोर्स है तो टॉर्क 0 होगा। हमने एक्चुअली ये प्रूफ किया है कि वो जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन माना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ सेपरेशन पे डिपेंड करती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स होती है वो सेंट्रल फोर्स होती है, ये प्रूफ किया एक्चुअली। तो अगर फोर्स सेंट्रल होती है तो फिर उसका टॉर्क 0 होता है, टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्स इज 0, जो सेंट्रल फोर्स इज 0। तो नाउ यूजिंग द लॉ, tau is equal to dl vector by dt, we get dl vector by dt equal to 0, which implies that angular momentum of the body moving under such a force is constant। तो यहां से आपने एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट प्रूव करना। देखिए है वही चीज जो हमने पहले भी करी थी, लेकिन अभी हम थोड़ा स्पेस के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं कि स्पेस की जो रोटेशनल इनवेरियंस है उसमें जो फोर्स होती है या जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दो पार्टिकल्स की, है ना, वो सिर्फ सेपरेशन पे डिपेंड करती है। अगर हम स्पेस को घुमा दें या पार्टिकल्स को रोटेट कर दें, उनको रोटेट करने से उस पोटेंशियल एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो सेंट्रल फोर्स बन गई और उसका टॉर्क 0 आ गया। दिस मीन्स दैट for central forces both magnitude and direction of angular momentum are constant। Therefore, property of rotational invariance of space leads to conservation of angular momentum। ओके तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे प्रूव हो जाता है। कैसे हमने प्रूव किया, हमने जस्ट एक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लिया, उस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को बोला कि वो रोटेशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है रोटेशन का, और फिर हमने प्रूव कर दिया कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होती है, अगर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ सेपरेशन पे डिपेंड करती है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करती, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होती है वो सेंट्रल फोर्स होती है, एफ ऑफ आर।
तो सेंट्रल फोर्स का टॉर्क जीरो होता है और टॉर्क जीरो होने से हम एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करती। जो पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में वो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करती, कोऑर्डिनेट्स पे वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन पे, सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, अब इस चीज को हम स्पेस की एक प्रॉपर्टी के साथ रिलेट कर सकते हैं और वही जो स्पेस की प्रॉपर्टी है उसी की वजह से हमारे पास आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, ट्रॉपी मतलब इन डायरेक्शंस, सेम इन ऑल डायरेक्शंस। जो स्पेस है ना उसका बिहेवियर हर किसी डायरेक्शन में सेम है। मतलब अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप कोई इवेंट कर रहे हो स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर, तो डायरेक्शन को चेंज करने से उस इवेंट की जो वे है, होने का जो तरीका है वो चेंज नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग जाएगी जब हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। इस चीज को बोला जाता है आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। अगर आप एक एग्जांपल लो, अर्थ के ऊपर अगर हम एग्जांपल लें, एक बॉल है, उस बॉल को आप हाइट एच से ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, अर्थ के ऊपर हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को आप हाइट एच से छोड़ रहे हो। ठीक है, ये हाइट एच है, वहां से आपने यू जीरो से छोड़ा। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होता है, बॉल नीचे गिरती है, किसी वेलोसिटी v के साथ स्ट्राइक करती है। अब अगर मैं यहां पे इस डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, अब मैं बॉल को यहां रख देता हूं ग्राउंड पर इनिशियली, यहां पर अगर मैं यू जीरो दे दूं, सेम ही कंडीशंस हैं लेकिन हाइट एच नहीं है। यहां पर अगर मैं इसको छोड़ दूं तो आप कहोगे नहीं सर, डायरेक्शन को रिवर्स करने से एक्सपेरिमेंट अब दोबारा हो नहीं रहा, बॉल अपने अब ऊपर नहीं जा रही। हाँ, दैट इज ट्रू। इसलिए ट्रू है यहां पर क्योंकि यहां पर फ्री स्पेस नहीं है, यहां पर हम अर्थ के पास है, अर्थ के पास अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है जिस वजह से बॉल नीचे तो आती है बट ऊपर नहीं जाती। बट अगर हम फ्री स्पेस में चले जाएं, प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज से काफी दूर, जहां पर कोई रिजल्टेंट फोर्स किसी भी ग्रेविटेशन के कारण नहीं लग रही, उस जगह पर, उसको फ्री स्पेस बोलते हैं, उस जगह पर जाकर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो सारी डायरेक्शंस में सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। और आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस से हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्री स्पेस में पार्टिकल के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल नेट टॉर्क नहीं लगता, है ना, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में सब कुछ सेम है तो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता। पार्टिकल कैन नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट टॉर्क। तो अगर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क जीरो होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर एग्जाम से पूछा जाए एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, उसके बारे में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये स्पेस की प्रॉपर्टी है। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस का मतलब है कि द फ्री स्पेस बिहेव्स इन सेम मैनर इन ऑल द डायरेक्शंस। द फ्री स्पेस बिहेव्स इन सेम मैनर इन ऑल डायरेक्शंस। दैट इज all the directions of free space, हम ऐसे भी बोल सकते हैं all the directions of free space are equivalent। For example, if we perform an experiment in free space, then its results are not direction dependent. Direction dependent. By rotating the position vector of particle by some angle theta in free space, it does not experience any external torque by free space. Hence, isotropy of free space
लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि टॉर्क जीरो है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्री स्पेस की आइसोट्रॉपी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में या छोटा सा पार्ट बन के आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, और वहां से कौन सा कंजर्वेशन लॉ हमारा प्रूफ होता है। तो दिस इज आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। अब स्पेस की हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली, यूनिफॉर्मिटी पढ़ ली, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस पढ़ लिया। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस से मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास आया था कि अगर हम कि दो पार्टिकल्स को ट्रांसलेट करें स्पेस के अंदर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तब भी उनके बीच में जो फोर्स है, इंटरेक्टिंग फोर्स, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ फ्री स्पेस। होमोजेनिटी ऑफ फ्री स्पेस से हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये उसी से रिलेटेड है, बस याद रखना। होमोजेनिटी ऑफ फ्री स्पेस लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो दो ये प्रॉपर्टीज मेनली हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या करती है, मोमेंटम। हाँ जी, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है फ्री स्पेस की होमोजेनिटी ऑफ टाइम। स्पेस की दो प्रॉपर्टीज हो गई, होमोजेनिटी एंड आइसोट्रॉपी। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो टाइम से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ लॉ ऑफ टाइम, और वहां से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव कर सकते हैं। तो लेट अस नाउ डिस्कस होमोजेनिटी ऑफ लॉ ऑफ टाइम। हाँ जी, होमोजेनिटी ऑफ लॉ ऑफ टाइम का मतलब है कि अगर हम कोई इवेंट करवा रहे हैं अंडर सम कंडीशंस, आज के डेट में करवा रहे हैं, ठीक है, उसके कुछ रिजल्ट्स आए, तो अगर हम सेम इवेंट आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद, 500 साल बाद करवाएं, कंडीशन सेम रहनी चाहिए, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तब भी उस इवेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आएंगे। मतलब जो टाइम फ्लो करता है वो यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। टाइम के अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पर इवेंट्स को करने से रिजल्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहीं से हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी आता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम बोल सकते हैं या होमोजेनिटी ऑफ टाइम बोल सकते हैं, वहीं से हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है, ठीक है। उसका ये मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कि जो लॉज ऑफ नेचर हैं दे आर इनवेरिएंट विद द चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। लॉज ऑफ नेचर डू नॉट डिपेंड अपॉन चेंजिंग द टाइम रेफरेंस। मतलब टाइम का, अगर आप यहां से अभी टाइम मेजर करना स्टार्ट कर रहे हो या आज से 5 साल बाद कोई इवेंट करवा रहे हो, अगर कंडीशन सेम है तो रिजल्ट्स आर सेम। तो लेट अस राइट 1 or 2 3 लाइंस अबाउट होमोजेनिटी ऑफ लॉ ऑफ टाइम। पूछा जाएगा एग्जाम में किसका क्या मतलब होता है। The principle of homogeneity of time means that any event or experiment under some conditions proceeds exactly in the same way at different instances of time. At different instances मतलब आज करवा रहे हो या कोई और अलग इंस्टेंस आपने आज से 500 साल पहले करवा लिया था या 500 साल बाद करवा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टाइम कि टाइम जो है वो यूनिफॉर्मली फ्लो करता है, ठीक है। ओके, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू होमोजेनिटी ऑफ टाइम। ये जो प्रॉपर्टी है इसके कारण ही, होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम, उसी के कारण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब और क्या है, हम कैसे स्टेट कर सकते हैं, दैट इज द लॉज ऑफ नेचर। वी विल सी द लॉज ऑफ नेचर आर इनवेरिएंट, they are invariant with
चेंज ऑफ टाइम रेफरेंस। ठीक है, यहाँ टाइम इंटरवल की बात नहीं हो रही, टाइम के रेफरेंस की बात हो रही है। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज हमने किया वही एक्सपेरिमेंट, वही रिजल्ट्स हमें आज से 500 साल बाद भी सेम मिलेंगे। यही होता है टाइम के साथ, और ये एक लॉ है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, होमोजेनिटी ऑफ लॉ ऑफ टाइम का। तो नाउ लेट अस राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। क्या लिखेंगे इसमें, देखिए हाँ जी, द फैक्ट दैट, ये एक फैक्ट है, प्रिंसिपल है, द फैक्ट दैट द टाइम फ्लोज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली फ्लो करता है टाइम ना, फ्लोज यूनिफॉर्मली इंप्लाइज दैट द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो बाय नेचर होती हैं, ठीक है, उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस डू नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, एक्सप्लिसिटली, मतलब हमारे पास टाइम डिपेंडेंस ऐसे नहीं होती, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि जो फोर्स है, दैट फोर्स अगर वो टाइम पे डिपेंड ना करे, मतलब एक तो होती है टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस, वो हमें पता है कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी कर सकते हैं, ठीक है, बट कुछ फोर्सेस टाइम पे डिपेंड नहीं करती, एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करती, तो फिर वो टाइम के साथ चेंज भी नहीं होती। ठीक है, लेट अस डू दैट। दिस मीन्स if a force does not depend on time explicitly, then it will not change with time. It will not change with time, तो फिर टाइम के साथ चेंज भी नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास कूलम फोर्स है एफ सी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखिए टाइम कहीं पर भी नहीं आ रहा है इसमें, है ना। हाँ, इस फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं करता। उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और पोजीशन जो है पार्टिकल्स की, वो टाइम के पे डिपेंड करती है, बट फोर्स टाइम पे डिपेंड नहीं करती। एक और एग्जांपल है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी सेम इसी तरह का एक्सप्रेशन है, सेंट्रल फोर्स वाला। ये भी जो है फोर्स टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती। अगर ये दोनों चीजें टाइम पे डिपेंड नहीं करती, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स डिपेंड नहीं करती ना, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, वो हम अभी लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जीज, जो भी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हैं, पोटेंशियल एनर्जीज will also टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों जो फोर्स है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव ग्रेडियंट ही जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है, वही कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, तो अगर फोर्स टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है, हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी, मतलब यू में टाइम है ही नहीं पहली बात तो, इट इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर वो जीरो आएगी उसकी डिफरेंशिएशन। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, दैट आल्सो डज नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस ऑन टाइम। चलिए, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी इज T इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, दैट आल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटली।
यहाँ पर टाइम एज ए फंक्शन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल टी ओवर पार्शियल स्मॉल टी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट विल ऑल्सो बी जीरो। तो अब टोटल एनर्जी हमारे पास टी प्लस यू होती है, ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनका डेरिवेटिव जीरो है, मतलब दोनों कांस्टेंट हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है एज यू एंड टी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि उसके फंक्शन में टाइम नहीं आ रहा। u का अगर फॉर्मूला लिखेंगे उसमें t नहीं आ रहा, कैपिटल T का फॉर्मूला लिखेंगे स्मॉल t नहीं आ रहा, ठीक है, उसमें टाइम नहीं आ रहा। देयरफॉर E also is not an explicit function of time। ठीक है, ओके। अब बच्चों ये जो u है और t है, u अगर हम एग्जांपल लेके चले तो दैट इज k q1 q2 बाय r। अगर आप इस फंक्शन को देखो आपको टाइम नजर नहीं आ रहा, बट इसमें सेपरेशन स्मॉल r है ना। ऐसे ही कैपिटल T को देखें तो आपके पास फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। डायरेक्टली देखने पर आपको टाइम के साथ वेरिएशन नजर नहीं आ रही, अगर आप इनको डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो ही आएगा। बट जो यहाँ वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से दो वेरिएबल्स हैं, एक सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स है ना, स्मॉल आर। अब जब ये दोनों पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, मान लो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्मॉल आर चेंज होगा। तो आर डिपेंड्स अपॉन टाइम है ना, तो आर के चेंज होने से फिर यू चेंज होगा। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिपेंडेंस, मतलब जो वहां पर वेरिएबल है यू में वो खुद वेरिएबल टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हो किस वजह से रहा है, फोर्स के कारण ही हो रहा है। इसको इम्प्लिसिट डिपेंडेंस बोलते हैं। ऐसे ही से किनेटिक एनर्जी की बात करें तो जब ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इन पे फोर्स लग रही है, धीरे धीरे वो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि सेपरेशन बढ़ रही है। फोर्स में तो सेपरेशन है, सेपरेशन के बढ़ने से फोर्स कम हो रही है, इस वजह से स्पीड में भी डिफरेंस आएगा, स्पीड भी चेंज होगी। तो किनेटिक एनर्जी इम्प्लिसिटली टाइम पे डिपेंड करती है। मतलब टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इम्प्लिसिट डिपेंडेंस है, वो टाइम पर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को अभी ध्यान में रखते हुए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करने की कोशिश करनी है कि अगर ये दोनों चीजें इम्प्लिसिटली टाइम पर भी डिपेंड कर रही हैं तब भी टोटल एनर्जी ई कंजर्व होता है, ठीक है। तो वो अभी हमें लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो लेट मी राइट वन स्टेटमेंट कि ये जो मैंने अभी आपको समझाया उसको हम ऐसे लिखेंगे, दो टी एंड यू have no explicit dependence on time, but they may depend on time implicitly, दैट इज इनडायरेक्टली। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है इनडायरेक्टली वो टाइम पे डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्यों, बिकॉज द सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स small r changes with time, ठीक है। now in this case we can establish conservation of energy with homogeneity of time, ठीक है। देखिए कैसे, तो बहुत आसान से एनालिसिस है एक, उसको कर लेंगे हम, ठीक है। तो एज जो टोटल एनर्जी है हमारे पास, लेट अस अज्यूम दैट टोटल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम।
पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और टाइम कोऑर्डिनेट्स पे। टोटल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन एंड टाइम, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट अगर आप करें डीई, तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है। पहले विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर लेते हैं पार्शली, उसके साथ डी आर लिख देंगे, प्लस सेम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं पार्शली, पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, उसके साथ वो छोटा टाइम इंटरवल डी टी लिख दिया जाता है। इक्वेशन नंबर 1, पार्शियल ओवर पार्शियल आर यू प्लस टी डी आर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल टी यू प्लस टी डी टी, क्योंकि जो हमारे पास E है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम है। अब इसको ओपन करेंगे, ये बनेगा पार्शियल U ओवर पार्शियल R, ये अंदर चला गया, प्लस पार्शियल T ओवर पार्शियल R, थोड़ा सा जस्ट मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, पार्शियल U ओवर पार्शियल T, पार्शियल T ओवर पार्शियल स्मॉल t dt। ऐसी इक्वेशन बन गई हमारे पास। यहाँ पे कुछ टर्म्स जीरो हैं क्योंकि U एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, टोटल एनर्जी भी एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी हमारे पास, और इस टर्म को हम रहने देंगे यहाँ पे, ये DE ही चल रहा अभी हमारे पास। ओके, अब हम इसको ऐसे करेंगे, लेट अस डिवाइड बाय dt ऑन बोथ साइड्स। हमें एक्चुअली टोटल एनर्जी कंजर्वेशन प्रूफ करना है, तो हमें बेसिकली प्रूफ करना है कि जो d बाई डी टी है दैट इज जीरो, तभी तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी ना। तो डिवाइडिंग बाय डी टी स्मॉल टाइम इंटरवल ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ आ जाएगा डी ई बाय स्मॉल डी टी, इधर हो जाएगा पार्शियल यू बाय पार्शियल आर प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल आर, और उसके साथ यू कैन राइट डी आर बाय डी टी। जस्ट डी टी से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया इसको। ओके, नाउ दिस थिंग इज माइनस एफ। ठीक है, तो मैं यहां पुट कर रहा हूं, पहले फिर रीजन लिख देता हूं। पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इज माइनस एफ एंड पार्शियल टी ओवर पार्शियल आर, या कर ही देते हैं इसको, इक्वेशन 2 लेके ना पहले सॉल्व कर देते हैं। जस्ट 2 मिनट का काम रहेगा, कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर हम इस लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लेट अस सी व्हाट इज पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर। तो हमें पता है ना F इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल आर, नेगेटिव ग्रेडियंट, तो फोर्स आ जाएगी माइनस F आ जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर। दूसरा पार्शियल T बाय पार्शियल आर, अब T को विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन हमें डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल ओवर पार्शियल आर हाफ एम वी स्क्वायर, m बाई टू आगे आ जाएगा, v को हम जब 2v आ जाएगा, ठीक है, 2v और उसके साथ पार्शियल v बाय पार्शियल r। लास्ट में चेन रूल के अकॉर्डिंग इस v को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो यहां हमारे पास ये आ गया mv पार्शियल v बाय पार्शियल r। इसको आप लिख सकते हो mv ये आ गया पार्शियल t बाय पार्शियल r। ओके, नेक्स्ट शीट पे जाना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे ना अभी हम v को भी सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज वेलोसिटी? dv बाई dt, तो dv बाई dt लिखेंगे इसको नेक्स्ट शीट पे। पार्शियल t ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू m dr बाई dt, सॉरी, वेलोसिटी इज dr बाई dt, और उसके साथ लगा हुआ है हमारे पास, लेट मी सी, dv बाई dr, हाँ, इसके साथ है dv बाई dr। उस पार्शियल को मैंने d में चेंज कर दिया टोटल डेरिवेटिव में। चलिए, तो यहाँ पे dv बाई dt अलग कर लेंगे ना, तो ये बन गया mdv। काइनेटिक एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करने से हमारे पास mdv बाई dt का फैक्टर आता है, इट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब दोनों को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट इन 2 में हमारे पास इस साइड पे था de बाई dt
और इस साइड पे था पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर जो माइनस एफ के बराबर है और पार्शियल टी बाय पार्शियल आर एम ए के बराबर है, ठीक है, उसके साथ डी आर बाई डी टी का फैक्टर था। नाउ बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 आएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, मतलब टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो ये अभी हमने कैसे प्रूव किया, हमने बोला कि जो u है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम डायरेक्टली, है ना, बट उसमें जो सेपरेशन r है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हमने उनको विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट किया। जो हमारे पास टोटल एनर्जी थी E, उस E को हम एज ए फंक्शन ऑफ R और T मान के चलेंगे, बट E इज द सम ऑफ टोटल, E इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो इन दोनों को ऐड करके लिखने के बाद हमने डिफरेंशिएट किया, ये टर्म्स तो 0 हो गई, बट इन टर्म्स की वजह से जो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे थे उनको हमने देखा, तो ये फैक्टर तो माइनस एफ के बराबर है, और दूसरा वाला फैक्टर हमने जब कैलकुलेट किया तो दैट फैक्टर इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन जो है वो और कुछ नहीं फोर्स ही है, मास टाइम एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, हमने प्रूव कर दिया, ये माइनस एफ है, ये एफ है। अब इसको हम फिजिकली अगर रिलेट करें तो ये होता है कि अगर सेपरेशन के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये सेम चीज है। मतलब जैसे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हुई है, या हम एग्जांपल से अगर सोचें तो जैसे दो चार्ज पार्टिकल थे हमारे पास, ये दोनों पार्टिकल किसी सेपरेशन आर पे थे, दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस के कारण दोनों के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फोर्स लगने के कारण दोनों इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं। इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने का मतलब है दोनों की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आप देखिए K Q1 Q2 बाय R वो कम हो रही है, क्योंकि R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी इंटरनल फोर्स के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कम हो जाएगी, क्योंकि R बढ़ रहा है, U कम हो रहा है, उतने ही फैक्टर से इन दोनों पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो पेंडुलम के केस में भी होता है कि अगर आप किसी पेंडुलम को किसी हाइट से छोड़ते हो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ये पेंडुलम होता है ना हमारा, इसको किसी हाइट से आप ऐसे रिलीज करते हो तो ये पेंडुलम नीचे आता है, यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो फंक्शन वो टाइम पे डिपेंड करती है, बेसिकली वो सेपरेशन पे डिपेंड करती है एक्सप्लिसिटली, बट इम्प्लिसिटली वो टाइम के साथ चेंज होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फिर जब यहाँ से ओवरशूट करता है ऊपर की तरफ तो फिर काइनेटिक डिक्रीज होती है और पोटेंशियल बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, यहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम होती है, बट दोनों का जो सम होता है टोटल एनर्जी दैट इज कांस्टेंट। बात वही है जो हम सिंपल लैंग्वेज में +1 +2 में पढ़ाते हैं आपको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट अभी हमने होमोजेनिटी ऑफ टाइम के साथ इसको रिलेट किया। कैसे रिलेट किया, हमने ये बात करी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अलग अलग टाइम्स पर अगर हम कैलकुलेट करें बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स जिनमें सेपरेशन आर है ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती एक्सप्लिसिटली, वो स्मॉल आर पे डिपेंड करती है ना। तो यू इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, और जो टाइम है उसकी वजह से कोई अलग से फोर्स नहीं लगती। फ्री स्पेस के अंदर टाइम की यूनिफॉर्मिटी के कारण अलग अलग टाइम पर भी अगर हम सेम इवेंट को करवाएं, एक्सपेरिमेंट को देखें, तो कुछ अलग से वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं होता। इसलिए जो u है दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, u इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी भी जो है दैट इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए टोटल एनर्जी कंजर्व है। इम्प्लिसिटली अगर डिपेंड कर भी रहे हैं, जैसे अब मेरे माइंड में भी ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई टाइम के साथ साथ पोजीशन तो चेंज हो रही है, स्पीड अप हो रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लिसिट डिपेंडेंस बोलते हैं, फिर भी हमने प्रूफ कर दिया कि अगर इम्प्लिसिटली भी चेंज हो रहे हैं तब भी टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो इस तरह से होमोजेनिटी ऑफ टाइम से वी कैन प्रूव कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहां तक आपको ये सिमेट्री प्रिंसिपल की डेरिवेशंस और सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस टॉपिक के करने हैं, ठीक है।